नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग थोड़ा-सा पहली जो मुद्दा है कि जो हमारा संसद है, संसद के अंदर कुछ लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन करने के नाम पे कुछ वो स्मोक कैन्स लेकर के घुस गए और धुआँ-वुआँ निकाला संसद के अंदर और कुछ विरोध वगैरह किया। बाहर भी कुछ लोग थे इनके साथ के, जिन्होंने बाहर भी इसी टाइप का काम किया। और खबर आई कि प्रताप सिम्हा हैं, भाजपा के सांसद हैं कर्नाटक से। उनके जारी किए हुए पास के आधार पे इन लोगों को एंट्री मिली थी। हालाँकि ये देख कर के समझ में आ रहा है कि ये कुछ न कुछ वो वामपंथियों वाली हरकत है ये जेएनयू टाइप की। और जिस टाइप के नारे-वारे भी ये लोग लगा रहे थे कि हम छात्र हैं और हम बेरोज़गार हैं और ऐसा है, वैसा है। अब 40-42 साल की उम्र तक अगर आप छात्र बने हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हम बेरोज़गार हैं, तो भई ये छात्र बने रहना ही आपका रोज़गार है शायद। क्योंकि इतनी उम्र तक तो कोई छात्र बन के बैठा नहीं रहता अगर उसको रोज़गार करने का कोई ज़िंदगी में मकसद हो तो। तो एक महिला वो पकड़ी गई है, उसको लड़की तो कहा नहीं जा सकता, 42-40 साल बता रहे हैं उम्र है। और मतलब वो एमफ़िल, पीएचडी, एमए पता नहीं क्या-क्या बीएड-वीएड सब करके बैठी हुई है। और उसके बाद अगर उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो भई उसके लिए कोई सरकार ज़िम्मेदार नहीं है, फिर तो ईश्वर के खिलाफ जाकर के आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में प्रदर्शन करें। क्योंकि इतनी पढ़ाई के बाद भी किसी को रोज़गार ना मिले तो बड़ी समस्या की बात है, या तो फिर दिमाग का चेकअप कराएँ वो, कि उनके साथ समस्या क्या है। तो बहरहाल ये हुआ है, 1-2 दिन के अंदर इसके बारे में डिटेल्स सामने आ जाएँगे कि क्या मामला है और कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है। बाकी कुछ समय पहले वो खालिस्तानी आतंकवादी जो है अमेरिकन टेररिस्ट गुरपतवंत पन्नू, उसने भी पार्लियामेंट पे हमले की धमकी दी थी। और इंसिडेंटली आज वो 2001 वाला जो हमला हुआ था पार्लियामेंट पे, उसकी बरसी भी थी। तो एक सुरक्षा में चूक डेफ़िनेटली है। और उसके अलावा थोड़ा-सा नए पार्लियामेंट में एक्चुअली कुछ डिज़ाइन का भी एक प्रॉब्लम ये है कि जो दर्शक गैलरी है, वो भी उसी फ्लोर लेवल पे है जिस फ्लोर लेवल पे पार्लियामेंट की फ्लोर है। तो वो इन लोगों के लिए थोड़ा आसान हो गया कि वो बालकनी टाइप की एक बैरियर टाइप का रहता है, उसको कूद के पार करें और आप पार्लियामेंट की फ्लोर में आ जाते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है। पहले वाली जो पार्लियामेंट थी, क्योंकि मैं बचपन में स्कूल के उससे गया था, तो पार्लियामेंट के अंदर मैं भी हाउस में बैठ कर के मैंने देखा है सेशन। तो पहले जो थी वो काफ़ी ऊँचाई पे फर्स्ट फ्लोर पे हुआ करती थी, जो विज़िटर्स गैलरी है। तो वहाँ से नीचे कूदना मतलब वो 1-2 फ्लोर की हाइट थी, 15-20 फुट। वो इतना आसान नहीं है, और कोई कूद जाएगा तो टाँग-वाँग टूट जाएगी, वो उठ के दौड़ नहीं पाएगा। यहाँ पे इन लोगों को वो आसानी भी हुई। तो आई एम श्योर कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी और विज़िटर्स को लेकर के चीज़ें थोड़ी कड़ी की जाएँगी। तो ये घटना हुई है। और ये एक मैसेजिंग टाइप की है बेसिकली, कि पार्लियामेंट पे हम फिर से अटैक कर सकते हैं टाइप की बात। तो गवर्नमेंट तो इसको डेफ़िनेटली सीरियसली लेगी और लेना भी चाहिए। अ, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं थोड़ा-सा आगे बढ़ के कि बाकी जगहों पे क्या चल रहा है। तो पहला तो ये है कि मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण हो गया आज 13 दिसंबर को। और हमारे नए मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री जो घोषित किए गए थे, तो इन 3 ने शपथ ली है। मंत्रिमंडल से किसी ने शपथ ली नहीं, मंत्रिमंडल की अभी तक घोषणा हुई नहीं। और उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद मोदी जी के साथ राजभवन में सबकी लंबी-चौड़ी बैठक चली है, तो वो प्रोबेबली मंत्रिमंडल को लेकर के चली होगी। और ऐसा मेरा एस्टिमेट है कि मोस्टली नए चेहरे आएँगे मंत्रिमंडल में भी। जो पुराने लोग मंत्रिमंडल में थे, उनमें से ज़्यादा लोगों को रिपीट किया नहीं जाएगा। वैसे भी 13 मंत्री हार चुके हैं, जिसमें नरोत्तम मिश्रा खुद हार चुके हैं चुनाव, जो सबसे कद्दावर मंत्री थे, गृह मंत्री थे। तो बहुत ज़्यादा पुराने लोग वैसे भी विधानसभा में आए नहीं हैं इस बार। और नए लोगों को चुना जाना संभावना है उसकी।
और मुझे लगता नहीं है कि जो सांसदों को उतारा गया था उनमें से कई सारों को कोई चांस मिल सकता है, क्योंकि अ, मोहन जी जो हैं वो टेक्निकली देखा जाए तो इन सबसे काफी जूनियर हैं, एज ए सीएम जो बन के आए हैं, तो वो ये सांसदों से जूनियर हैं। और ऐसे में कोई भी सीएम ये नहीं चाहेगा कि उससे सीनियर आदमी उसके अंडर में मंत्री बन के बैठा हो, क्योंकि भाई उसको आप ऑर्डर्स नहीं दे सकते, इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, वो सीनियर है और वो बात बात पे बुरा मानेंगे तो वो एक फ्रिक्शन बनी रहेगी, सरकार चलाने में दिक्कत होती है। तो ये एक संभावना दिख रही है। जैसे अगर ये सांसद शिवराज जी मंत्री चीफ मिनिस्टर बन जाते तो इन सांसदों में से किसी को भी आप बना करके बिठा देते मंत्री। शिवराज जी खुद इन सबसे सीनियर थे या बराबर के लेवल के थे, और प्लस इतने साल से चीफ मिनिस्टर थे, तो उस कारण से भी उनकी सीनियरिटी काफी बन जाती है कि भाई वो 3 बार के सीएम हैं, तो उनके नीचे कितना भी सीनियर आदमी होगा वो जूनियर माना जाएगा। लेकिन मोहन यादव जी के साथ वो समस्या है कि वो पहली बार सीएम बने हैं, और उसमें अगर 2-2 3-3 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे लोग अगर उनके नीचे मंत्री बना दिए जाते हैं, तो मोहन यादव जी के लिए चीजें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक संभावना है, क्योंकि ये मैं प्योर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा हूं कि इसलिए जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसके नीचे उससे सीनियर या उससे कैलिबर ज्यादा या उससे ज्यादा वजन के लोगों को रखना फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करना होता है। तो ये एक चांसेस है। तो हो सकता है कि बाकी लोग जो सांसद हैं उनको संगठन के काम में ज्यादा वो दिया जाए, क्योंकि अभी आने वाले चुनाव भी हैं और काफी सेंसिटिव चुनाव हैं, तो ये भी देखना होगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स पे। तो जियो पॉलिटिक्स में जो उठापटक चल रही है, तो अभी खबर आई कि जो बाइडेन ने 26 जनवरी की परेड का एक इनविटेशन दिया गया था, तो उसके लिए मना कर दिया है कि हम नहीं आ पाएंगे। उसके साथ ही 26 जनवरी के आसपास ही क्वाड की एक मीटिंग भी रखी गई थी, और उसमें भी 4 देश जो हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इनके राष्ट्राध्यक्षों की एक बैठक होनी थी, चारों की, 26 जनवरी के आसपास ही रखा गया था। तो वो भी जो बाइडेन ने मना किया है कि हम उसमें भी शिरकत कर नहीं पाएंगे। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? तो जैसा मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूं कि डेमोक्रेट्स और खासतौर से जो बाइडेन एंड फैमिली जो है, इनका चाइना से बहुत गहरे कनेक्शंस हैं, और इनके ऊपर पैसा लेने से लेकर के बहुत सारे आरोप लगते आए हैं। जो बहुत सारे केसेस इनके एफबीआई की जांच में भी चल रहे हैं। इनके बेटे के चाइनीज कंपनीज के साथ संबंध, इनके बेटे के यूक्रेनियन कंपनीज के साथ संबंध, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लेन देन, इसके बकायदा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और सबूत एफबीआई के पास मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे भी आए हैं। तो इसलिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बाइडेन साहब जो हैं वो चीन को लेकर के कुछ सॉफ्ट रहते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि चीन को किसी तरीके से कन्फ्रंटेशन वाले मोड से अलग हटा जाए, किसी तरह से उसके साथ कोई लड़ाई या टकराव ना हो पाए। तो ये उसके लिए कोशिश करते रहते हैं, चाइना को दबाव में लेते हैं ये, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत ये उसको वो करने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वाड जो है उसको चाइना ऐसा मानता है कि वो चीन के खिलाफ एक संगठन है, जो चीन के खिलाफ बनाया गया है, और इस लिहाज से चीन जरा उसको लेकर के बेचैन, बेबस और परेशान रहता है। तो क्वाड में हालांकि भारत अपनी तरफ से शुरू से ये बोलता आ रहा है कि क्वाड कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या मिलिट्री संगठन नहीं है, और भारत उसके पक्ष में भी नहीं है कि किसी भी तरीके का एक मिलिट्री फॉर्मेशन या ग्रुप बनाया जाए किसी कंट्रीज के साथ मिलकर। तो क्वाड ऑफिशियली तो कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना कोई सैन्य समझौता है 4 देशों के बीच का चीन के खिलाफ, लेकिन चीन इसको उस तरीके से, उस नजरिए से देखता है। तो बाइडेन साहब का क्वाड की मीटिंगों को इग्नोर करना, इससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया वाली जो मीटिंग हुई थी उसको भी इन्होंने इग्नोर किया था,
वहां भी ये नहीं गए थे। तो ये लगातार चीन के खिलाफ अगर कोई बड़ी फॉर्मेशन होने लगती है या कुछ माहौल बनने लगता है, तो ये डिप्लोमेटिक तरीके से उससे पीछे हटने की कोशिश करते हैं, ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि चीन को एटलीस्ट ये मैसेज देते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगर आप यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की बात करें, जो पेंटागन है, जो उनके आर्मी की प्लानिंग और सब कुछ है, उसमें वो लोग बड़े क्लियर हैं डिफेंस डिपार्टमेंट वाले कि चीन हमारा दुश्मन नंबर वन है और हमको इसको किसी तरीके की ढील या छूट देनी नहीं है। लेकिन बाइडेन साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करते हैं। तो ये एक सिनारियो बन रहा है। अब अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो भी क्या करता है कि उसने लेवल्स पे खेल खेले हुए हैं। जैसे चाइना है, चाइना को प्रेशर में लेने के लिए वो ये दिखाते हैं कि वो इंडिया को काफी हेल्प कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया के साथ वो कर रहे हैं ताकि चाइना इंडिया के दबाव में रहे कि यार एक इंडिया हमारे लिए सिरदर्द है बाजू में। इंडिया को फिर कंट्रोल करने के लिए वो पाकिस्तान को यूज करते हैं, पाकिस्तान को वक्त बेवक्त सपोर्ट करते रहते हैं और पाकिस्तान के थ्रू भारत के ऊपर दबाव बना के रखने की कोशिश करते हैं। और भारत को ये टेंशन बनी रहती है कि यार हमारे बगल में एक न्यूसेंस है, एक पागल कुत्ता बैठा हुआ है जो कुछ भी कर सकता है। जो और अब फिर क्या हो गया कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अफगानिस्तान को पाल लिया है। इन्होंने तालिबान के साथ कतर में दोहा में बैठ करके समझौते समझौते करके अफगानिस्तान उनके हाथ में दे दिया। अब अमेरिका और तालिबान के क्या समझौते हैं ये किसी को पता नहीं है, लेकिन कुछ समझौते हुए हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं और उसी के तहत आप देखेंगे तो अचानक तालिबान ने उठा करके पाकिस्तान की ऐसी तैसी करनी शुरू कर दी है। तो ये अमेरिका का खेल है कि चीन के लिए इंडिया को बिठा रखा है, इंडिया के लिए पाकिस्तान को बिठा रखा, पाकिस्तान के लिए तालिबान को बिठा रखा है। तो वो इस टाइप का खेल खेलना चाह रहा है। अमेरिका की दुर्गति अभी हुई है यूक्रेन में। यूक्रेन बुरी तरह हारा है, उसकी हालत खराब है और अब ये लोग उसको पैसा दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन ऑलमोस्ट तबाह-वबाह हो चुका है और वहां की लड़ाई में ये चाहते थे कि हम रूस को बिल्कुल कमजोर कर देंगे, बर्बाद कर देंगे इकोनॉमिकली, सैंक्शन वैंक्शन लगा करके उनको भूखा नंगा कर देंगे रशिया वालों को और रशिया के और दो तीन टुकड़े कर देंगे, पुतिन की सरकार चली जाएगी। इस टाइप का कुछ प्लान था अमेरिका का। हुआ उल्टा। हुआ ये कि रशिया ने अपनी इकोनॉमी भी स्ट्रांग कर ली, ऑयल भी जम के बेचा और उसके अलावा यूक्रेन को अच्छे से इन्होंने कूटा है और कूटने के बाद यूक्रेन की मतलब 25-30% के आसपास टेरिटरी कब्जे में ले ली है। अब समझौता होगा तो वो टेरिटरी रशिया की हो जाएगी। तो रशिया एक्चुअली विनर बन के निकला इस लड़ाई में से और हारा है यूक्रेन, बर्बाद हुआ है यूक्रेन और नाक कटी है अमेरिका की कि इतना हथियार और इतना सपोर्ट देने के बाद भी आप रशिया का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उल्टा वो मिलिट्री और इकोनॉमी इन दोनों लिहाज से रशिया और पावरफुल होके निकला क्योंकि उसने क्या किया कि अपने रिजर्व्स भी बुला लिए, कॉल बैक कर लिए, आर्मी की वापस सबकी ट्रेनिंग वेनिंग करवा ली, सब कर लिया। वेपन्स का प्रोडक्शन जो है उसने कई गुना बढ़ा लिया अपना और इस समय रशिया के पास वेपन्स का स्टॉक काफी तेजी से बढ़ भी रहा है और प्रोडक्शन क्योंकि हाई चल रहा है तो यूक्रेन की लड़ाई रुकते ही 4-6 महीने के अंदर रशिया अपने वेपन स्टॉक्स को भी काफी हद तक रिप्लेनिश कर लेगा। तो रशिया बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में आ गया है। अब हुआ यह है कि जो मिडिल ईस्ट में कहानी हुई है, इजराइल हमास युद्ध, उसमें अमेरिका की मजबूरी है कि अमेरिका को इजराइल के साथ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा तबका हिस्सा इजरायली ज्यूज जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। आप अमेरिका की कोई भी बड़ी कंपनी उठा लीजिए, अमेरिका की हॉलीवुड उठा लीजिए, वहां के जो बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, आप स्टॉक मार्केट में चले जाइए अमेरिका की, वहां की बड़ी बड़ी जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं, फाइनेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, आप कुछ भी उठा लीजिए, आपको हर जगह ये ज्यूज एक बड़ी तादाद में दिखाई देंगे। तो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी को ये ज्यूज कंट्रोल करते हैं और
इन्हीं लोगों से बहुत तगड़ी फंडिंग और फाइनेंसिंग होती है वहां के पॉलिटिक्स को। तो डायरेक्टली कोई इनके खिलाफ कर नहीं सकता है काम। तो ये एक कारण है कि अमेरिका मजबूरी में ही सही इसराइल के लिए हर हाल में खड़ा होता है। तो इस बार भी वो खड़े हुए हैं। लेकिन हो ये रहा है कि जो एक अरब वर्ल्ड है मिडल ईस्ट में, उस पे भी अमेरिका का काफी डिपेंडेंस है। वो इसलिए है कि जो उनका डॉलर है, पेट्रो डॉलर के नाम से फेमस है। और पेट्रो डॉलर के नाम से फेमस इसलिए है कि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी इसलिए है क्योंकि ऑयल का पूरा ट्रेड जो है वो डॉलर में होगा। इस टाइप का एक एग्रीमेंट इनका सऊदी अरब के साथ था। सऊदी अरब हालांकि काफी समय से कह रहा है कि अब हम इससे हटना चाहते हैं डॉलर वाले से। लेकिन अब ये हमास इजराइल लड़ाई के कारण क्या है कि अरब कंट्रीज के ऊपर आपस में काफी प्रेशर है कि ये अगर अमेरिका कंटिन्यू करता है सपोर्ट करना इसराइल को, तो हम लोग ये इनका डॉलर वाला सिस्टम जल्दी खत्म करेंगे। और उस कड़ी में अभी रिसेंटली खबर आई थी कि सऊदी अरब ने चाइना के साथ युआन में ट्रेड की बात शुरू कर दी है। इसके पहले खबर आई थी कि भारत ने यूएई के साथ रुपी में डील करने की बात शुरू कर दी है। और भारत यूएई के थ्रू अरब कंट्रीज से बहुत सारा ऑयल खरीदता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अगर दुनिया के दो सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर्स जो हैं, ऑयल को परचेज करने वाली कंट्रीज, वो चाइना और इंडिया हैं। और अगर ये दोनों अपनी अपनी करेंसी में ऑयल के साथ ऑयल का ट्रेड शुरू कर देते हैं तो डॉलर को बहुत तगड़ी मार पड़ेगी। और इसका असर बहुत खतरनाक होगा अमेरिका और अमेरिका की पॉपुलेशन के लिए। और इस साल इलेक्शन है, मतलब 24 में, 24 के एंड में, दिसंबर के आसपास उनका इलेक्शन है। तो अगर ये दिशा पकड़ लेता है तो इलेक्शन आते आते तो अमेरिका में इकोनॉमी से लेकर के आम आदमी की हालत खराब हो जाएगी। लोग भीख मांगने की स्थिति में आ जाएंगे। आज भी अमेरिका की हालत यह है कि 40% पॉपुलेशन जो है वो अपना राशन पानी अनाज खरीदने के लिए, मतलब जो ग्रोसरी होती है या घर का खाना जो होता है महीने का, वो खरीदने के लिए वो लोग क्रेडिट कार्ड्स का यूज कर रहे हैं। मतलब उनकी इनकम या तो सफिशिएंट नहीं है या इनकम है नहीं, वो क्रेडिट कार्ड से उधार लेकर के और उससे राशन खरीदने को मजबूर है। तो ये वाली स्थिति अमेरिका में 40% लोगों की है। तो और ये और बिगड़ जाएगी। प्लस अगर डॉलर ऑयल के ट्रेड में से बाहर होने लगता है तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा कि जो अमेरिका संभाले नहीं संभाल पाएगा। तो अमेरिका के लिए बड़ी एक कठिन सी स्थिति बन गई है मिडिल ईस्ट में कि वो इसराइल को सपोर्ट भी कर रहा है और उससे वहां पे इसराइल को अब रोकने का दबाव भी आ गया है। इसी कड़ी में आज जो बाइडेन ने कुछ बयान भी दिए। बयान क्या दिए, मतलब फंड रेजर इवेंट होते हैं वहां पे चुनाव के पहले, जो ये लोग डिनर विनर ऑर्गेनाइज करते हैं और उसकी टिकट्स होती हैं पर प्लेट की 2,000 5,000 डॉलर। और उसमें आकर के लोग, मतलब वो एक तरीके से डोनेशन होती है पार्टी के लिए। तो उसमें ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और ये लोग सब जाते रहते हैं और फंड रेजर से वो पैसा कलेक्ट होकर के पार्टी के इलेक्शन फंड में काम आता है। तो उसके लिए कोई ऐसा ही फंड रेजिंग इवेंट रखा गया था। तो वहां पे जो बाइडेन बोल रहे थे और उसमें इन्होंने बोला कि इसराइल को अब लड़ाई रोकनी चाहिए और अंधाधुंध जो बमबारी वो कर रहे हैं वो रोक देनी चाहिए। और बड़ा एक हाहाकार मचा रखा है ये हमास ने पूरी दुनिया में कि बहुत बुरा मारा जा रहा है और ऐसा है वैसा है। और रोज का वो एक फिगर जारी कर देते हैं कि आज 1,000 लोग मर गए, आज 1,500 लोग मर गए, हाय हाय क्या हो रहा है। अभी कहीं सुन रहा था, मैं कोई बोल रहा था कि रोज करीब 700 बच्चों की आज डिलीवरी हो रही है खुले आसमान के नीचे। कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लोग ऐसे ही जम सड़कों पे मैदान में रहने को मजबूर हैं। और रोज के वो बोल रहे थे कि 200 250 बच्चे बिना इलाज के हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है, तो तबीयत खराब हो रही। तो न्यू बॉर्न बच्चे जो हैं वो मारे भी जा रहे हैं, उनकी डेथ हो जा रही है, बचा नहीं पा रहे हैं, उनको इलाज नहीं दे पा रहे हैं। तो इस टाइप का प्रोपेगेंडा हमास की तरफ से इमोशनल वाला बड़ा मचा हुआ है और उसके चक्कर में अरब कंट्रीज से काफी दबाव है। प्लस
अमेरिका की एक प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका टिकटॉक पे बैन नहीं लगा पाया, और नतीजा ये है कि जो अमेरिका का यूथ है, जो युवा हैं, वो टिकटॉक बहुत देखते हैं, और टिकटॉक पे इंसिडेंटली प्रो हमास एंटी इजराइल इतना प्रोपेगेंडा फैला हुआ है कि वहां का जो यूथ है, जिसको एबीसीडी नहीं पता है, जिसको मतलब दुनिया के नक्शे पे आप पूछ लीजिए कि इजराइल कहाँ है, मिडिल ईस्ट कहाँ है और फिलिस्तीन कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन नारे वो लगा रहे हैं, रिवर टू द सी, फिलिस्तीन विल बी फ्री। अब रिवर टू द सी क्या है, इन बेवकूफों को पता नहीं। फिलिस्तीनियों का जो ये नारा है, इसका मतलब है कि जॉर्डन में कौन सी तो रिवर है एक, वहां से लेकर के और जब सी जो है मेडिटेरेनियन, इसके बीच की पूरी टेरिटरी हमारी है और हम इसको फ्री कराएंगे। अब इस बीच पूरी जो टेरिटरी है वही इजराइल है, तो इनका कहने का मतलब है कि इजराइल को ही खत्म करना है। तो वो एक अजीब सा माहौल इनके अमेरिका के अंदर बना है, जहां पे कि यूथ पूरा एक तरीके से हमास के फेवर में रेडिकलाइज होके बैठा हुआ है टिकटॉक देख देख के। तो अमेरिका की स्थिति वैसे ही बड़ी गड़बड़ है। ऊपर से अब क्या हो गया है कि रशिया यूक्रेन से एक तरीके से जीतने के बाद उसने भी मिडिल ईस्ट में कदम रख दिया है। अब रशिया का मिडिल ईस्ट में आ जाने का एक पूरा एंगल बदल गया है खेल का। एंगल ये बदल गया है कि अभी तक इसराइल हमास को ठोक रहा था अच्छे से, और अमेरिका जो इकलौता सुपर पावर है वो इसराइल के पक्ष में खड़ा था। अरब देशों के लिए प्रॉब्लम ये थी कि उनके पक्ष में अमेरिका नहीं था, या प्रॉब्लम ये हो रही थी तो उनके पास कोई पावर नहीं था। अब रशिया इन लोगों के साथ आकर के खड़ा होने लगा है, ईरान के पक्ष में खड़ा हो रहा है, और ये हमास के पक्ष में अगर खड़ा हो जाता है रशिया आके, तो इन कंट्रीज को भी एक सुपर पावर की बैकिंग मिल जाती है। चाइना इनडायरेक्टली इनकी हेल्प कर ही रहा है। तो एक खतरनाक सी स्थिति मिडिल ईस्ट में बन रही है, और जो मैं आपको लगातार बोलता आ रहा हूं कि एक गेम चल रहा है लार्जर, जिसके अंदर अमेरिका को इसमें लपेटने की एक तैयारी दिखाई दे रही है कि किसी तरह अमेरिका को घसीटा जाए। आज भी, कल भी मेरे ख्याल से नॉर्वे के किसी शिप पे रॉकेट से फायरिंग वायरिंग की गई, रॉकेट लगे हैं, वहां आग वाग लगी है शिप के ऊपर। ये मर्चेंट वेसल्स हैं, कमर्शियल शिप्स हैं, जिनसे ऑयल ऑयल की ट्रेडिंग होती है, वो शिप्स हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो भारत की तरफ से भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि भारत का भी बहुत सारा कार्गो जो है, कार्गो प्लस क्रूड इसी रूट से गुजरता है, रेड सी से होकर के। तो भारत ने भी अपनी नेवी के कुछ शिप्स वहां डिप्लॉय किए हुए हैं, ताकि भारतीय शिपों के ऊपर हमले ना हो। तो वो एरिया जो है, अब वो धीरे धीरे फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है, और अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है कुछ करने का। अभी तक हालांकि अमेरिकन किसी नेवी शिप ने किसी तरीके का कोई काउंटर अटैक कहीं किया नहीं है। यमन की तरफ से हूती टेररिस्ट जो हैं, उनकी तरफ से लगातार ये अटैक्स हो रहे हैं शिप्स के ऊपर, और कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि इनके द्वारा फायर की हुई रॉकेट्स, मिसाइल्स वगैरह को अमेरिकन शिप्स वगैरह ने काउंटर किया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है। बट इन हूतीज के ऊपर पलट के अटैक अभी तक अमेरिका ने किया नहीं है। अमेरिका उसको अवॉइड कर रहा है, क्योंकि उनको ये पता है कि अमेरिका को किसी भी तरीके से, ये लोग चाह रहे हैं कि अमेरिका यमन पे या कहीं पे भी हमला करके युद्ध में एक्टिव पार्टिसिपेशन में घुस जाए। और अमेरिका की इस समय वो हालत नहीं है कि वो एक युद्ध शुरू कर पाए, और जो बाइडेन को एक्चुअली डर लगा हुआ है इस समय, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत घटिया हो चुकी है। 30% 35% पे वो बैठे हुए हैं, और अगले साल उनको चुनाव में उनकी पार्टी को जाना है। ऐसे में युद्ध में अगर फिर एक फजीहत होती है, क्योंकि बाइडेन साहब के ऊपर एक काला धब्बा लगा हुआ है कि आप अफगानिस्तान से दुम दबा के भाग के आए हो, रातों रात छोड़ के अफगानिस्तान को। उसके बाद यूक्रेन में आपने फिर एक हार खाई है रशिया के हाथ से। अब अगर यहाँ पे लड़ाई हो जाती है और वहां कोई फजीहत होती है, तो डेमोक्रेट पार्टी के लिए इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ा पेचीदा सा खेल हो गया है, जहां एक तरफ रशिया, चाइना, ईरान ये सब चाहते हैं कि अमेरिका को एक युद्ध में घसीट लिया जाए मिडिल ईस्ट में, और अमेरिका उससे बचने की कोशिश कर रहा है। और इसी सब कड़ी में अगर आप देखेंगे तो चाइना की जिनपिंग साहब की विजिट होती है अमेरिका की,
फिर उसके बाद अभी खबर आई है कि अभी कल परसों आसिम मुनीर पाकिस्तान से ये गया हुआ है वहां अमेरिका विजिट करने, इसको भी बुलाया गया है डिफेंस डिपार्टमेंट। तो हो सकता है कि वो लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हों कि कहीं ऐसा तो नहीं इसराइल के खिलाफ कोई मोर्चा फोर्चा बना लें अरब वाले। तो क्या है कि अरब में कॉमेडी ये है कि उनके पास पैसा बहुत है लेकिन उनके पास सेनाएं नहीं है, फौज नहीं है। और इन भिखमंगों के पास पाकिस्तान में फौज ही फौज है, पैसा नहीं है। तो अगर वो लोग कहीं ऐसा बोलते हैं कि हम इसराइल के खिलाफ युद्ध करेंगे तो होगा क्या, घूम फिर करके वो पैसा फेंकेंगे इन भिखारियों के पास और इनको हाँक के ले जाएंगे, चलो लड़ो। तो वो अमेरिका अवॉइड करने की कोशिश कर रहा होगा कि ये वहां ना चले जाएं कोई हरकत करने। और ये तो मतलब भाड़े के सैनिक हैं ही, ये तो इधर उधर दुनिया भर में जहां पैसा मिलता है वहां चले जाते हैं। ये तो कतार में वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था तो इनकी सेना ने उसका सिक्योरिटी का ठेका ले रखा था। तो तो एक एक्शन वो है। दूसरा, तालिबान ने पाकिस्तान में गदर मचा रखा है। अभी कल फिर उनके यहाँ एक आर्मी कैंप में हमला किया है, 29 लोगों को पहुंचा दिया है जन्नत, और 32-35 लोग अभी हॉस्पिटल में वेटिंग में हैं। उसमें से भी कई लोग का कंफर्म हो जाएगा टिकट। तो वो तालिबान ने वहां पे एकदम अंगार किया हुआ है इन लोगों को। तो शायद पाकिस्तान उसके लिए भीख मांगने गया है कि भाई हमको कुछ हथियार हथियार दे दो तो हम इन लोगों से लड़ लें, क्योंकि भैया सारा गोला बारूद तो हमारा आप लोगों ने खरीद के यूक्रेन में झोंक दिया है, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो पैसा दो, हथियार दो, कुछ दो हमको। तो पाकिस्तानी उस चक्कर में गए होंगे। भारत की डिमांड ये है कि पाकिस्तानियों से पीओके खाली करवाओ और या हम इनको कूटेंगे। तो बहुत सारे एंगल्स डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं। चाइना की बात करें तो चाइना की तो एकदम फटीचर हालत टाइप की होती जा रही है। जिनपिंग की हालत तो और खराब है। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि जिनपिंग साहब को वो कर लिया गया है, नजरबंद कर दिया गया है। फिर खबर आई कि इनके डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर गायब हैं। अभी पता चल रहा है कि शायद फॉरेन मिनिस्टर तो मरे हुए मिले हैं, उनको हार्ट अटैक कुछ हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री जो है उनको हार्ट अटैक हो गया था, स्विमिंग कर रहे थे, डूब के मर गए। तो चाइना के अंदर भी एक सिविल वॉर टाइप का चल रहा है कि जिसमें एक धड़ा जो है कम्युनिस्ट पार्टी का वो जिनपिंग को निपटाने पे लगा हुआ है। जिनपिंग उस धड़े के नेताओं को निपटाने में लगे हुए हैं। 150 जनरलों का कुछ पता नहीं कहाँ गए हैं, 150 आर्मी के जनरल निपटा चुका है जिनपिंग अभी तक। और करीब 10 लाख सरकारी अधिकारी टोटल 10 साल में जिनपिंग साहब ने खुर्द-बुर्द कर दिए हैं, कुछ पता नहीं है। तो अब जब इतना बड़ी तादाद में आप अपने सरकारी कर्मचारियों को निपटाए पड़े हो, तो सरकार चला कौन रहा है? तो ये एक समस्या है। आप 150 जनरल आपने निपटा दिए हैं, तो वहां पे भी जो उनकी आर्मी है, उसमें हंगामा मचा हुआ है कि एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स की कमी है। वो बोलते हैं हम युद्ध ही लड़ने की स्थिति में नहीं है, हमको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो उनकी जो आर्मी के कुछ मैगजीन्स हैं, उसमें लंबे-लंबे आर्टिकल्स छप रहे हैं कि हाईली कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड मशीनरी इक्विपमेंट आ गया है, रडार आ गए हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, सैटेलाइट से डेटा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको समझने वाला और इंटरप्रेट करने वाला कोई नहीं। तो रडार है, मिसाइल है, सब है, चलाने के लिए लोग नहीं है। मतलब किसी को ये पता नहीं है कि इसको चलाते कैसे हैं। तो जिनपिंग ने भी अपना मतलब एक हंगामा मचा के रखा हुआ है चाइना में। तो जो हाल पाकिस्तान का है वही हाल करीब करीब चाइना का है। गृह युद्ध टाइप की स्थिति उनके यहाँ भी बनी हुई है। तो बड़ी वोलेटाइल सिचुएशन है। और मिडिल ईस्ट में क्या होता है ये देखना है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल हमास वाला जो वॉर है, उसमें इसराइल अंधाधुंध बमबारी करके पूरी तरीके से बर्बाद करने पे तो उतारू है इनको, हमासियों को। और भारी भरकम रोना चीखना मचा हुआ है। लेकिन इसराइल का इस समय जो है एक टारगेट ये बना हुआ है कि वो शायद इन फिलिस्तीनियों को इसराइल से, गाजा से पूरी तरीके से बाहर निकाल करके ढकेलना चाहते हैं इजिप्ट के अंदर, साइनाई डेजर्ट। तो आगे आने वाले कुछ दिन जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो दिसंबर एंड होते होते कुछ स्थितियां या तो एकदम से शांत हो जाएंगी दुनिया में, और या एकदम से भड़केंगी। तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि युद्ध भड़कने वाली
और लड़ने वाली स्थिति में इस समय कोई भी नहीं, ना अमेरिका है, ना चाइना है, ना रशिया है, ना ये ईरान या अरब कंट्रीज हैं। सबकी हालत खराब है, आर्थिक रूप से सबकी इकोनॉमी डामाडोल है। तो वैसे देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में कोई भी नहीं है, लेकिन स्थितियां एक दूसरे के लिए ये लोग बिगाड़ते जरूर जा रहे हैं, तो इसलिए टकराव खत्म होने वाली भी नहीं है। जैसे अमेरिका के खिलाफ ईरान और रशिया, चाइना, ये सब आग में घी का काम कर रहे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ अमेरिका को उकसाने वाला काम कर रहे हैं। इसराइल वहां पे वो ठोक पीट मचाया हुआ है, तो इस चक्कर में वो इन लोगों को उकसाए पड़ा है। तो बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो रही हैं दुनिया के अंदर। उधर साउथ चाइना सी की बात करें तो अभी कल परसों की खबर आई थी कि फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के किसी एक शिप को चाइना के शिप, नेवी के शिप ने टक्कर टक्कर मारी। उसको लेकर के इंग्लैंड इंग्लैंड में और कई जगहों पे आर्टिकल आर्टिकल छपे और बड़ा कंडेम किया गया चाइना को। तो वहां पे एक टेंशन बना हुआ है फिलीपींस में दो तीन आर्मी के बेस, नेवी के बेस हैं अमेरिका के। फिलीपींस के साथ अमेरिका का एक डिफेंस एग्रीमेंट है। फिलीपींस के साथ अगर चाइना की या किसी की कोई लड़ाई होती है तो अमेरिका फिलीपींस को प्रोटेक्शन देगा देगा उसके साथ लड़ाई में उतरेगा। और चाइना का कंटिन्यूसली फिलीपींस के साथ समुंदर में टकराव कुछ आइलैंड्स को लेकर के चल रहा है, एक दूसरे के आमना सामना हो रहा है, बोट्स वोट्स को टक्कर मार रहे हैं। अभी कुछ कुछ महीने पहले फिलीपींस ने इनकी चाइना की कुछ फिशिंग बोट्स डुबो दी थी, इलीगल फिशिंग करते हुए पकड़े जाने पे। तो बहुत सारे मामले चल रहे हैं दुनिया में। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर दूं कि कहाँ कहाँ क्या क्या फ्लैश पॉइंट्स बने हुए हैं, और इस पे फिर हम लोग अब कल से शुरू करते हैं, तो एक एक चीज को पकड़ के थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद। नमस्कार।